प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना और केरल के दौरे पर। हैदराबाद में आज सीआईएसएफ के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। वहीं केरल के थ्रिसूर में एक रैली को करेंगे संबोधित। देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस की बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार अलर्ट। नई दिल्ली में नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने की समीक्षा बैठक। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचेत कर निगरानी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। बखमुत पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध। यूक्रेनी सेना ने 24 घंटे के भीतर 500 से अधिक रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा। वहीं रूस ने कहा यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। और अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 289 रन। बेहतरीन शतकीय पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने बनाए 128 रन। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली पारी के आधार पर अभी भी 191 रन की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। एक तरफ जहां बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, धारवाड़ में आईआईटी, हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और फिर से बने होसपेटे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग, धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कर्नाटक के विकास को एक बार फिर से गति मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांड्या और हुबली धारवाड़ में रविवार को लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मांड्या में पीएम मोदी बुनियादी ढांचे की परियोजना के तहत बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके खुलने से लोग 3 घंटे के बजाय 75 मिनट में ही बेंगलुरु से मैसूर आ जा सकेंगे। 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,480 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम एक्सप्रेसवे से पास हो रहे हैं तो करीब 15-20 मिनट में यहाँ से पास हो जाते हैं। और इधर रामनगरम सिटी में जाने के लिए भी हाईवे की तरफ से एक छोटा बाईपास दिया गया है, जहाँ से लोग रामनगरम जाने वाले लोग रामनगरम जा सकते हैं और मैसूर जाने वाली ट्रैफिक जो है सीधे इस सड़क से आगे बढ़ सकती है। वहीं पीएम मोदी 92 किलोमीटर लंबी मैसूर खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 4,130 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से मैसूर और खुशालनगर के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड तो खाली 52 किलोमीटर का बाईपास किया है हमने और 8 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे किया है। हुबली धारवाड़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनका ये मानना है कि जो कनेक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक की है, कुंजी है भारत को एक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से फ्लैग ऑफ भी करेंगे। एक बम्बई की तरफ जाएगी और दूसरी सिकंदराबाद की तरफ जाएगी। अभी ये ट्रेन डीजल लोको से चलती हैं और अब से कल के आगे फिर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आईआईटी धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान की 2019 में आधारशिला रखी थी। इसे 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हैविंग ए परमानेंट कैंपस जो है उसका अपना ही ये जो है, हम तो एक ऐसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। परमानेंट कैंपस में कुछ फीचर्स है, दैट इज इको फ्रेंडली फीचर्स है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड इवन जो है दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज,
थ्रू फाइटो रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से वी आर ट्राइंग टू that is achieve that is water and energy sustainability। इन परियोजनाओं के शुरू होने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हुबली वाले है, सो अभी तक जो प्लेटफॉर्म का जो रिनोवेशन में देख रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेमेंडस एक्चुअली, बिकॉज वर्ल्ड लेंथीएस्ट प्लेटफॉर्म इन हुबली, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। रेलवे का बहुत इम्प्रूव होगा, इसके वजह से हुबली का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। डेवलप भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। रेलवे ना ओनली रेलवे में एक ही नहीं है, टोटल पूरा इंडिया में क्या होना है वो सभी बहुत ही अच्छा कर रहा है। प्रधानमंत्री हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुबली के शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें स्मार्ट रोड्स होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और स्मार्ट मार्केट्स रहेंगे, उद्यान रहेंगे, लेक डेवलपमेंट वर्क्स है, ग्रीन कॉरिडोर के वर्क्स है। ये तो ये जो क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ हुबली धारवाड़ हुबली सिटी के जो लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए बहुत अच्छा ये योगदान है। प्रधानमंत्री के दौरे से हुबली धारवाड़ इलाके में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, तो वहीं स्मार्ट सिटी की अलग अलग योजनाओं के शुरू होने से लोगों का जीवन सुविधाजनक होगा। मांड्या से आयशा खानम और हुबली से नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कई सारी विकास की जो सौगात है वो कर्नाटक के लोगों को आज मिलने वाली है। आयशा खानम हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं मांड्या से, उनसे हम बातचीत करेंगे इस सब को लेकर के। आयशा, आज कई सारी विकास की सौगात कर्नाटक को मिलने वाली हैं, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह का उत्साह है वहां पर? आयशा, कुछ दिक्कत आ रही है आपकी दरअसल आवाज़ यहाँ तक आने में, तो हम फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं और कई सारी विकास की जो सौगात है वो कर्नाटक के लोगों को आज मिलने वाली हैं। अगली खबर की ओर हम चलेंगे। देश में बढ़ते H3N2 वायरस के मामलों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और इस सिलसिले में केंद्र ने राज्यों को सलाह जारी कर एहतियात बरतने और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण और अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया है। देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय बारीकी से नजर रख रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों और संगठनों के साथ समीक्षा बैठक की।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण SARI के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया है। केंद्र ने H3N2 के मामलों में वृद्धि के बीच कोविड-19 संक्रमण दर में क्रमिक बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के नए मामलों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच, इलाज और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किए जाने की जरूरत है। भूषण ने पत्र में कहा है कि इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर केंद्र के निर्देश पर राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। बहु चिंताનો વિષય નથી, પરંતુ ત્રીજા પ્રકારનો કે જે ફેફસા સુધી જેનું સંક્રમણ પહોંચે જે વાયરસનું, એમાં પણ સરકાર ખૂબ चिंता करी। पंजाब में अभी तक भगवान की कृपा है, हरियाणा में एक डेथ हुई है। पंजाब में कोई केस भी नहीं हुआ मार्च में, तो फरवरी में यहाँ हमारे एक डेथ हुई थी। तो हम उसकी जो भी प्रिकॉशन है, जहाँ भी होता है वहाँ पे हम अलर्ट करके तो वहाँ उसकी टेस्टिंग करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। मतलब आई पुट द एंटायर मशीनरी ऑन हाई अलर्ट। मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर डॉक्टरों ने भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ये बहुत अनयूजुअल नहीं है इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन होना। क्या अनयूजुअल है इस बार कि हमें कोविड जो 2 साल हमारे निकले हैं, हम लोग एक्सपोज नहीं थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे इन्फ्लुएंजा से, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। इसकी वजह से जो सडन आउटब्रेक हुआ है H3N2 जो एक वायरस है, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है। ये देश में प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के बीच मौसमी फ्लू के संक्रमण की संख्या बढ़ जाती है। मार्च के अंत तक मौसमी फ्लू के मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा जारी परामर्श का पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए राज्यसभा में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले बुलाई इस सर्वदलीय बैठक में उपराष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही और सभापति ये नहीं चाहते हैं कि बजट सत्र का दूसरा चरण भी हंगामे की भेंट चढ़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 98वें संस्करण में भारत की महान सांस्कृतिक विरासत कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को बधाई भी दी थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कलाकार आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और संगीत को इसी तरह लोकप्रिय बनाते रहें। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई बधाई और शुभकामनाओं पर हर्ष व्यक्त करते हुए देश की जानी मानी नृत्यांगना सोनाल मानसिंह ने कहा कि इससे कलाकारों को काफी प्रोत्साहन और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नृत्य के लिए एक अनुभवी और अनुशासन पसंद गुरु तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भूमिका निभाते हुए एक नवयौवना की तरह उत्साहित और उल्लासित, जिन्होंने अपनी कला को अपने जीवन सा जिया है और इसीलिए आज भी उनकी आंखें, उनकी मुद्राएं उतनी ही चपल हैं, जो अपनी एक इशारे से पूरी कहानी कह जाती हैं, जिनके दुनिया भर में लाखों प्रशंसक मौजूद हैं और वो दुनिया भर में भारत की कला, संस्कृति और धरोहर को सहेजने का काम कर रही हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भी अनेक सम्मानों से सम्मानित ऐसी हैं हमारी सोनल मानसिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डीडी न्यूज़ में। धन्यवाद, नमस्कार करती हूँ। जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों की बात कही, उसके महत्व को बताया, आप कैसे देखती हैं इन पुरस्कारों को कि युवाओं को प्रोत्साहन देने में और जो हमारी जो पारंपरिक कला रूप हैं उनको वैश्विक पटल पर ले जाने में ये पुरस्कार किस तरह से सहायक सिद्ध होंगे? मुझे लगता है कि हम जब इस उम्र के थे, उस उम्र के थे, तो हमारे लिए ऐसे कोई पुरस्कार नहीं थे और हमें तपस्या, साधना, मेहनत से अपना स्थान बनाना पड़ा अपने समाज में, भारतवर्ष में, विश्व में। और मुझे लगता है कि यदि ये पुरस्कार इन आज की युवा पीढ़ी को, जो एक टेक्नोलॉजिकली सक्षम है, जो सोशल मीडिया पे हावी है, लेकिन साथ के साथ साधना, तपस्या, परिश्रम का जो एक वैल्यू है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो अवार्ड दिए गए हैं उससे उनको काफ़ी उत्साह और मिलेगा। तो वैश्विक पटल पर आप किस तरह से देखती हैं जब लोग भारत के पारंपरिक नृत्य को और जो पारंपरिक कला रूप है उनकी तरफ देख रहे हैं, किस तरह का आपको रुझान देखने को मिलता है? हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, खास करके मैं दर्शनकारी कला की बात करूं, प्रदर्शन नहीं, दर्शन, जिसमें हमारा फिलॉसफी है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, हमारे पूरे उत्सव हैं, हमारी बुनाई का वो सारा है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य है और हमारे साहित्य हैं। ये सारा इतना जुड़ा हुआ है। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आया, जैसे मैंने वर्षों पहले इसको नृत्य योग कहा, कि हमारे नटराज की जो एक कल्पना है, जो उनकी मूर्ति है, वो योगी की है, लेकिन दैट इज़ डायनामिक योग। योग को लोग समझते हैं कि बैठ के आप आसन मात्र करो, वो तो है, वो तो करना ही है, वो तो एक शुरुआती आपकी शुरुआत है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो हमारा जो नृत्य है, जिसको हम शास्त्र से जोड़ते हैं, या आप अपने जनजाति के नृत्य देख लीजिए, आप हमारे लोक नृत्य देख लीजिए, आप उनके संगीत हमारे सुने, तो पूरा यानी योर एंटायर एग्जिस्टेंस, योर एंटायर बीइंग, आपकी पूरी चेतना उछलती है, नृत्य करती है, लहराती है। और ये जो सारी बातें हैं वो विश्व को मुग्ध कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया और फिर एक बार सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूक्रेन के बखमुत शहर में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि 24 घंटे के दौरान बखमुत शहर में 500 से अधिक रूसी सैनिकों को मार दिया गया है। वहीं रूसी सेना बखमुत शहर में कब्जा करने के लिए कई महीनों से संघर्ष कर रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से बखमुत शहर खंडहर में बदल चुका है। दुनिया में शांति स्थापित हो और सभी देश भाईचारे के साथ आगे बढ़ें, इसी संदेश को अपने अंदर समाये दक्षिण कोरिया के 65 साल के कैंग म्यूंग कू कोरिया से लेकर रोम तक मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। इस कड़ी में इन दिनों वो भारत में हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य दुनिया को शांति का संदेश देना है।
कैंग युगकू ने अपनी ये यात्रा जेजू आइलैंड से शुरू की थी और उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव वेटिंगटन सिटी है। कैंग की ये यात्रा 28 सितंबर को समाप्त होगी। इनसे मिलिए, ये हैं दक्षिण कोरिया के 65 साल के कैग म्यूंग कू, जो कि सेरेब्रल इन्फार्क्शन बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये एक मिशन पर भी हैं और ये मिशन है दुनिया में शांति का संदेश देना, जिसके लिए कैग म्यूंग कू ने अपनी यात्रा दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड से शुरू की और उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव वेटिकन सिटी है। कैंग जहां एक और लगातार अपनी इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इसके जरिए उनकी कोशिश है कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक किया जा सके। This is a very important thing, and so South and North Korea get together is important thing. And third one, for my health during my learning is healing myself. सेरेब्रल इन्फार्क्शन बीमारी का सामना कर रहे कैंग का मानना है कि जब से उन्होंने खुद को इस मैराथन दौड़ में उतारा है, उनकी सेहत में भी सुधार देखने को मिल रहा है। He just started this long marathon from Jeju Island, Peace Island, from Korea, and we arrived here. And he said she is suffering from cellular problem, but she started again. वाकई ये वो तस्वीर है जो एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। एक तरफ दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास है, तो दूसरी ओर दौड़ के माध्यम से खुद को बीमारी से कैसे दूर रखें, इस बात का भी शानदार उदाहरण है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।